हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया था कि मौर्यकालीन समाज की व्यवस्था में कैसी व्यवस्था थी, लेकिन आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। आज इसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था का आधार मौर्य काल में आधार क्या था? कृषि ही था। और ये हम देखते हैं कृषि के बाद जो है ये धीरे धीरे जो व्यापार का महत्व जो है बढ़ने लगा था इस समय यानी मौर्य काल में। हम बुद्ध के काल में हम देखते हैं कि वित्तीय यानी द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। नगरों का उदय जो है प्रारंभ हो गई थी। तो पहली बार हम देखते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है एक राजकीय नियंत्रण में थी, यानी पहली बार एक राजा के यानी राजकीय नियंत्रण में यह थी, यह प्रशासन व्यवस्था थी। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया कि राजकीय नियंत्रण यानी जो मौर्य काल का सबसे पहला देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और अशोक के द्वारा भी एक प्रशासन का एक सबसे अच्छा सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इस तरह से जो है यह जो अर्थव्यवस्था जो है मौर्य काल की अर्थव्यवस्था वो पूरे राजकीय नियंत्रण में थी। इस समय हर चीज की जो है आगे यानी उद्योग से लेकर हर चीज से जो है अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ था। तो हम देखते हैं कि इस समय लोग व्यापार भी किया करते थे, आंतरिक रूप से भी करते थे और बाह्य रूप से भी जो है बाहर व्यापार करते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था जो वह थी क्या थी? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार वाणिज्य था, ये सब पर आधारित अर्थव्यवस्था। जो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वार्ता कहा जाता है। वार्ता का कहने का तात्पर्य हुआ वृत्ति। अब वृत्ति मतलब वृत्ति का साधन, वार्ता में वृत्ति का साधन यानी जितने भी यानी कृषि पशुपालन यानी कृषि पशुपालन और इसके साथ साथ जो कार्य करते थे यानी व्यापार वाणिज्य, क्या थे? व्यापार वाणिज्य, जितने भी क्या करते थे सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? इसे करते हैं वार्ता। क्या करता है? वार्ता। तो ये इसका कहा जाता है। वार्ता का मतलब हुआ यही कि वृत्ति का साधन यानी वह अर्थव्यवस्था का साधन, इसी को हम लोग बोलते हैं वार्ता। तो इस तरह से हमारा मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था था यह आधार क्या था? यह आधार कृषि था। ये क्या था? आधार था। लेकिन ये भी हमारा पशुपालन और व्यापार वाणिज्य भी एक आधार के रूप में हमारा अर्थव्यवस्था थी। तो इस तरह से देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कृषि के बारे में। कृषि के क्या था इस समय? तो सबसे बड़ा हम देखते हैं कृषि मौर्य काल में जो है इसका जो है बहुत ही अधिक विस्तार हुआ था, क्योंकि राजा के प्रयास यानी राज के प्रयास से जो एक बड़े जो क्षेत्र पर जो है जहाँ खेती नहीं होती थी वहाँ खेती के रूप में जो है परिवर्तन किया गया। यानी मौर्य काल में जो है यानी मौर्य काल में यानी कृषि भूमि पर जोर दिया गया ताकि खेती हो सके, कृषि कार्य हो सके। और इस समय की जो है अर्थव्यवस्था का आधार जो है बहुत काफी मजबूत हो। तो अर्थव्यवस्था में जो भूमि के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, यानी इस समय की जो है भूमि के प्रकार कौन कौन से भूमि के प्रकार हुआ करते? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं कि भूमि के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृष्ट भूमि क्या है? कृष्ट भूमि का कहने का तात्पर्य यही है कि वह खेती वाली भूमि। क्या है? खेती वाली भूमि को कृष्ट भूमि कहते हैं। इसी तरह आकृष्ट क्या है? आकृष्ट भूमि कहने का तात्पर्य क्या? जिस पर खेती या बिना जोती हुई भूमि, खेती ना हो या बिना जोती हुई भूमि, जिसको खेती ना किया जाओ या बिना जोती हुई भूमि, यही हम आकृष्ट भूमि कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं एक नाम स्थल। क्या है? स्थल का कहने का तात्पर्य हुआ कि ऊंचाई पर। क्या है? ऊंचाई पर, यानी इसमें जो है ऊंचाई पर जो है सूखी भूमि होती थी। ऊंचाई पर सूखी भूमि ये होती थी। स्थल कहने मतलब ऊंचाई होती थी और वह सूखी भूमि हुआ करती थी, तो उसे स्थल कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो एक केदार। क्या है? केदार का मतलब हुआ जिस पर फसल लगा हुआ
लगा हुआ भूमि जिस पर खेती किया हुआ हो। उसी तरह हम देखते हैं, एक और देखते हैं कि इसमें विविध, यानी विविध का मतलब क्या हुआ, विविध, विविध का मतलब हुआ चारागाह, यानी इस समय जो है चारागाह वाली भूमि, जहाँ पर जो पशुओं जो चरते हैं तो वह चारागाह, तो वह विविध उसे कहते थे। इसी तरह एक और नाम जो है आता है वास्तु। वास्तु, वास्तु से कहने का तात्पर्य आप समझते होंगे, वास्तुकला यानी मकान, यानी घर बनी हुई भूमि, घर बनी हुई भूमि। तो जो घर होते हैं वास्तु से संबंधित होते हैं, इसलिए घर बनी हुई भूमि, जिस घर पे भूमि पर घर बना हो उसे वास्तु कहा जाता था इस समय मौर्यकालीन समाज में। इसमें एक और नाम आता है देवगिरी। देवगिरी से आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखते होंगे कि देवगिरी क्या है। देव मतलब देवता, यानी देवताओं की भूमि, यानी देवताओं की भूमि, जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है, जिस भूमि पर, यानी देवताओं की भूमि को देवगिरी कहा जाता है। तो भूमि के ये प्रकार था इस समय। एक और हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के गांव भी हुआ करते थे। क्या थे? विभिन्न प्रकार के गांव, विभिन्न प्रकार के गांव। गांव भी जो है मौर्यकालीन समाज अर्थव्यवस्था में देखते हैं मौर्य काल में कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भूमि हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के गांव भी हुआ करते थे। गांव जैसे गांव कैसे हुआ था, यानी कहने का मतलब हुआ गांव में जो मिश्रित आबादी होते थे, गांव में जो मिश्रित आबादी होते थे उसे क्या कहता था, उसे गांव कहते थे, यानी ग्राम कहते थे, गांव कहते थे। इसी तरह गांव में कृषकों को, जिस गांव में कृषकों का दबदबा हो, कृषकों का दबदबा हो, तो उस गांव को क्या कहते हैं, उस गांव को खेत कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये सब जो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस गांव में मिश्रित आबादी हो, जैसे गांव कहते हैं, ग्राम कहते हैं, लेकिन जिस गांव में कृषकों का दबदबा हो उसे खेत कहते हैं। और जिस गांव में, है ना, जिस गांव में पशुपालक, यानी कहने का तात्पर्य हुआ पशुपालकों का दबदबा हो, पशुपालकों का दबदबा हो, तो उस गांव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। उसी प्रकार एक और है कि जिस गांव में, यानी गांव में शिल्पी और उद्योगपतियों का दबदबा हो उसे क्या कहते हैं? यानी का ग्राम। गांव के जिस गांव में उद्योगपतियों, जो धन संपन्न हो, जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और शिल्पियों, क्या है? शिल्पियों का दबदबा हो, तो उस गांव को क्या कहते हैं? काक ग्राम कहते हैं। इसी तरह जो है ये हमारा देखें कि विभिन्न प्रकार के गांव हुआ करते थे। मेगास्थनीज क्या कहते हैं कि अधिकांश आबादी गांव में रहती थी, और वे जो है, हम देखते हैं कि वे जो है जितने भी गांव में लोग रहा करते थे वर्ष में 2 बार फसल उगाया करते थे। यानी मेगास्थनीज क्या कहते हैं? यानी मेगास्थनीज जो अपनी आंखों देखा हाल जो है, ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किए हैं। ये यही कहते हैं कि वर्ष में 2 बार फसल उगाए जाते थे। जो है क्या है? वर्ष में 2 बार फसल उपजाए जाते थे। क्या थे? उपजाए जाते थे। और अधिकांश आबादी क्या गांव में ही रहती थी। कौटिल्य क्या कहते हैं इसके बारे में? कौटिल्य भी जो है इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। यानी ये कहते हैं कि वर्ष में 3 बार फसल जो है उपजाई जाती थी। क्या है? कौटिल्य कहते हैं कि 3 बार हुआ करती थी। तो ये 3 बार क्या क्या था? हेमवन, जैसे पहला हम देखते हैं, इनका ये कहना है कि पहला है हेमवन। हेमवन के तात्पर्य क्या है? रबी फसल से, ये रबी फसल। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है हेमवन के बाद है केदार नाम है, जिसका फसल है जायद। क्या है? जायद फसल। और
तीसरा क्या है, तीसरा हमारा जो है ग्रस्मिक है। क्या है? ग्रस्मिक। ग्रस्मिक का मतलब क्या है? हमारा रबी फसल के बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग खरीफ, खरीफ फसल। यानी इस तरह से देखते हैं कि कौटिल्य वर्ष में 3 बार फसल उगाने की बात करते हैं, जैसे हेमंत, रबी और केदार जायद, और ग्रस्मी को खरीफ। तो इस तरह से करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि जो राजकीय स्वामित्व वाली भूमि क्या है? राजकीय, राजकीय स्वामित्व वाली भूमि, यानी राजकीय स्वामित्व वाली भूमि कहने का तात्पर्य क्या है कि मौर्य काल में जो है शूद्रों की मदद से भी एक बहुत बड़ी जो है आकृष्ट भूमि, जिस पर खेती ना किया जा रहा था, उस समय जो है राजकीय कृषि फर्म भी खोले गए उन लोगों की सहायता से भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता थे? क्या कहा जाता था? या सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि कहा जाता था। ये हम सीता भूमि कहा जाता था, राजकीय स्वामित्व वाली जो भूमि हुआ करते थे। इस का एक जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष को कहा जाता था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि भूमि कर के रूप में भी था। क्या था? ये भूमि कर के रूप में था। भूमि टैक्स कर के रूप में सीता था, सीता भूमि, है ना। तो ये भूमि कर के रूप में था और ये बहुत ही प्रसिद्ध था सीता भूमि। और ये उपज का कितना भाग लिया जाता था? यानी उपज का जो है 1/6 भाग हुआ करता था। तो ये उपज का 1/6 भाग जो है टैक्स उस समय लिया जाता था। अशोक ने जो है अपने रुमिनदेही जब गांव गए थे, यानी जहां बुद्ध की जहां गए थे, जिस जन्मस्थली जहां गए थे रुमिनदेही में, वहां कर को क्या किया था? इन्होंने कर को घटाकर, इन्होंने जो है वहां पर टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया गया था। यानी इस समय जो है अशोक ने किया था, अपने समय में अशोक ने रुमिनदेही में क्या किया? वहां टैक्स को क्या कर दिया था? 1/8 भाग कर दिया था, जिसको हम लोग अष्टभोक्ते भी करते हैं, जिसको अष्टभोक्ते के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कर दिया था। तो लेकिन एक समान रूप से जो था 1/6 भाग ही था। सिंचाई का प्रबंध जो है यानी शासक के द्वारा ही किया जाता था, और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि शासक ही कर सक्षम हो सकता है, क्योंकि उसको टैक्स लेना होता था। इसलिए नहर, तालाब, कुएं का भी किया जाता है, यानी सिंचाई की व्यवस्था थी। यानी यहाँ पर सिंचाई की प्रबंध थी, यानी सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए क्या करते थे इस समय? ये नहर, तालाब जितने भी बोलते थे, नहर, तालाब, कुएं, है ना। तो ये नहर, तालाब, कुएं खुदवाए जाते थे। यहाँ तक कि जो है इस समय क्या था? रहट प्रणाली, रहट तकनीक का प्रयोग करते थे, यानी सिंचाई के लिए रहट का जो है बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध था इस समय। एक और था कि इस समय झीलों, यानी इसकी मदद से जो है करते थे, एक झीलों का भी निर्माण करते थे, यानी झीलों का निर्माण राजा द्वारा की जाती थी। क्योंकि हम देखते हैं कि झीलों का निर्माण का जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है, वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है झीलों का निर्माण का। इसी तरह हम देखते हैं एक और इसमें कि इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर जो है एक चावल एक बहुत ही महत्वपूर्ण था मगध का, यानी मगध का जो है जो चावल बहुत ही प्रसिद्ध था इस समय, क्योंकि ये चावल के नाम मगध का सर्वाधिक यानी प्रसिद्ध जो है, मगध का सर्वाधिक या प्रसिद्ध जो है चावल था। इसका नाम था क्या था? सली।
ये सली, याद रखेंगे सली जो है मगध का बहुत ही प्रसिद्ध था चावल का नाम सली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता था और आवश्यक रूप से जो है जल की भी जो है यहाँ पे भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं एक ड्रोन, सिंचाई के लिए एक ड्रोन आता है जो हमारे पता नहीं छूट गया, एक ड्रोन यानी सिंचाई के लिए ये ड्रोन आता है। ड्रोन, ये ड्रोन क्या है? ये ड्रोन जो है ये हमारा सिंचाई की इकाई थी, यानी सिंचाई का भी एक का था, यानी सिंचाई की एक इकाई था, सिंचाई के एक इकाई के रूप में था ये, जो आगे चलकर भूमि माप बन गई थी, जो आगे चलकर क्या हो गया? भूमि की माप हो गई, आगे चलकर सिंचाई की एक इकाई के रूप में ये ड्रोन था, लेकिन आगे चलकर भूमि के माप के रूप में परिवर्तित हो गया। हम यहाँ देखते हैं कि वर्षा को जो जल को मापने के लिए भी एक यंत्र लगाया गया था। यहाँ पर जो है वर्षा का जल को मापने के लिए क्या था? एक यंत्र लगाया गया था और ये यंत्र का नाम क्या था? ये नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध था, आरत्नी। क्या नाम था? आरत्नी। ये प्रसिद्ध था, आरत्नी नाम है। उसी तरह हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कि इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि व्यापारी यानी स्थानीय वस्तुओं पर 5% टैक्स और विदेशी वस्तुओं पर जो है 10% का मुनाफा कमा सकता था। यानी हम देखते हैं कि इस समय क्या कि स्थानीय जो व्यापारी है ना, व्यापारी स्थानीय वस्तुओं पर 5%, और हम देखते हैं ये स्थानीय पर था, लेकिन यही हम विदेशी वस्तुओं पर, स्थानीय वस्तु पर, और दूसरा हम देखते हैं विदेशी वस्तुओं पर, यानी विदेशी वस्तुओं पर कितना 10% तक जो है लाभ कमा सकता था, 10% तक ही कमा सकता था। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध था इसमें कि दुकुल। ये दुकुल क्या है? दुकुल यह प्रसिद्ध था इस समय क्योंकि जो है ये दुकुल जो था श्वेत वस्त्र या चिकना वस्त्र बोलते हैं। दुकुल बोलते हैं श्वेत वस्त्र या चिकना वस्त्र, ये दुकुल बोलते हैं। इसी तरह एक छोम आता है, छोम कहा जाता है कि छोम क्या था? ये भी क्या है? छोम रेशमी वस्त्र है। छोम क्या है? रेशमी वस्त्र। इसका नाम है क्योंकि अर्थव्यवस्था का तरफ देखते हैं। अगला हम व्यापार में जब बताएंगे तो व्यापार में पूरी तरह से इसका विस्तृत रूप बताएंगे। लेकिन दुकुल क्या है? श्वेत वस्त्र है, या छोम जो है ये क्या है? रेशमी वस्त्र है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है कोसे भी एक नाम है। कोसे ये भी क्या है? हमारा रेशमी वस्त्र है। तो ये नाम है सबका अलग अलग जो है उसका जो क्वालिटी और क्वांटिटी का अलग अलग है। एक और हम देखते हैं कि कर के रूप में जो विभिन्न रूप में हम देखते हैं, कर के आधार पर गांवों का भी वर्गीकरण किया गया था। यानी कर के रूप में, यानी हम देखते हैं कर यानी टैक्स के रूप में, कर के रूप में गांवों का वर्गीकरण किया गया था, यानी वर्गीकरण किया गया था। तो वर्गीकरण कौन कौन से गांव था? वैसे गांव जो कर से मुक्त होते थे क्या करते थे? वह परिहारी करते थे। वैसे गांव जो टैक्स से कर से मुक्त होते थे, कर से जो मुक्त होते थे उसे क्या बोलते हैं? परिहारी। क्या बोलते हैं? परिहारी। ये टैक्स से मुक्त होते थे। उसी तरह एक और है हमारा इसमें, वैसे गांव जो है सैनिक प्रदान करते थे। वैसे गांव जो
सैनिक प्रदान करते थे उसे क्या करते हैं, वह बहुत ही आयुधीय, यानी क्या बोलते हैं, आयुधीय, आयुधीय गांव कहा जाता था। इसी प्रकार एक और है हमारा, जो गांव जो है अनाज, पशु या सोने के रूप में जो देता था उसे क्या कहा जाता था, वैसे गांव जो अनाज, सोना, यानी जो भी चीज हो, है ना, पशुओं का भी दे सकते हैं, पशु, जो भी गांव ये अनाज, सोना या पशु के रूप में देता था और जो टैक्स देता था उसे क्या बोलते हैं, हिरण्य, है ना। जो टैक्स देता था इस तरह से तो उसे हिरण्य कहा जाता था। जो कच्चा माल देता था, जो गांव कच्चा माल देते थे टैक्स के रूप में, उसे क्या कहते हैं, कुप्य कहते हैं, कुप्य कहते हैं। इसी तरह एक और है इसमें, जो बेगार देने वाला गांव है ना, बेगार मतलब बेगारी, बेगार देने वाला गांव, तो जो बेगार देने वाला जो गांव होता था उसे क्या कहा जाता है, बिष्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिष्टी कहा जाता था। तो इस तरह से देखते हैं ये गांव के रूप में था कि जो टैक्स के रूप में गांव का जो है अलग अलग नाम दिया गया था। तो वही बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये भी परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो है बीच में जो है, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो इस तरह से देखें कि जो है मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था के बारे में कि क्या ऐसी स्थितियां थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।